Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 3 Learning Theory of Personality, Pavlov and Skinner. This Unit 3 is from Block 2, MPC 003 Personality Theories and Assessment. Today we are going to complete subsection of this chapter, which is Pavlov learning theory of personality. This section we are going to complete today in this video. So जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में, सो दैट सबको हेल्प मिल सके. लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी की अगर हम बात करते हैं, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम अपनी हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, फोबियाज दूर कर सकते हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स जो बुरी हैं हमारे लिए और हम छोड़ नहीं पा रहे, उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं. वो सारी पावलोव की लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पे बेस्ड है कंसेप्ट उसका. So wherever you are seeing star mark, that means this section has already come in the examination and it would be there in future as well. So जिन्होंने जहाँ पे भी आप ऐसा स्टार का मार्क देखे रेड पेन से, यानी कि वो टॉपिक प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी आ सकता है. पावलोव का फुल नेम था इवान पेट्रोविच पावलोव. आप जहाँ पे भी किसी भी नाम में विच VICH और V पीछे जो लगा रहता है विक्ट्री वाला V, इस तरह के अल्फ़ाबेट्स देखते हैं नाम में, तो वो ज़्यादातर रशियन नेम्स होते हैं. सो ये एक आइडेंटिफिकेशन है रशियन नेम को पहचानने की. इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1904 में फॉर हिज वर्क ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन क्या है उसके ऊपर. और ये इनकी पूरी स्टोरी बताई हुई है. अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हिज लाइफ देन यू कैन गो अहेड एंड रीड हिज स्टोरी. अगर आप देखें तो यहाँ पे इनकी पूरी लाइफ भी दी हुई है, कब से कब तक थे ये. 1849 से लेके 1936 के बीच में ये रहे हैं, और 1904 में ही हैड रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर work on physiology of digestion, that means functioning of digestion, how it functions. Now coming to our topic which is more important. फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशनिंग का क्या मतलब होता है, तो इन्होंने बताया है कंडीशनिंग को आप डिफाइन कर सकते हैं एक तरह की लर्निंग जिसमें कैपेसिटी जो है कैपेसिटी ऑफ एलिसिटिंग अ रिस्पॉन्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अनदर. यानी कि जो हम किसी स्टिमुलस से रेस्पॉन्ड करते हैं उस स्टिमुलस को ही बदल दें. कंडीशनिंग का मतलब होता है जब हम एक पर्टिकुलर स्टिमुलस से दूसरी स्टिमुलस में शिफ्ट कर देते हैं सेम रेस्पॉन्स, तो उसको बोलते हैं कंडीशनिंग. कंडीशनिंग यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि एक सिंपल डॉग का या कैट का एग्जांपल आप देख सकते हैं, जिनको हम ट्रेनिंग में जब डालते हैं, तो जब नया डॉगी आप लेके आते हैं तो वेन एवर यू ट्राई टू टीच देम समथिंग दे डू नॉट गेट इट. आप क्लैप करेंगे तो वो डॉग शायद पास में ना आए, लेकिन धीरे धीरे आप उसको कंडीशन करते हैं कि क्लैप करने पर वो आपके पास आएगा. लेकिन वो आपके पास, अगर आप उस डॉग को कुछ खाने की चीज़ दिखाते हैं तो वो आपके पास आता है, ऑटोमेटिकली आता है. तो वो फूड इज़ ए फर्स्ट स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस जिसको हम कहेंगे, क्योंकि वो तो खाना देखेगा, उसको खाना है इसीलिए आएगा वो. लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे क्लैप करने पर भी वो आपके पास आए, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि आप क्लैप भी करेंगे और उसको खाना भी देंगे. तो जब वो उसको ये पता लगेगा कि जब ये क्लैप करते हैं और फिर मुझे खाना देते हैं, तो दैट डॉग विल लर्न कि जब भी क्लैप बजेगी मुझे खाना मिलेगा. और अगर आप खाना नहीं भी देंगे ना, धीरे धीरे ही डॉग गेट ट्रेंड कि भाई क्लैप बजती है तो मुझे इनके पास जाना है. सो दिस इज़ व्हाट यू वांटेड. तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग, कि पहले खाने को देख के खाना वाज अनकंडीशनड स्टिमुलस, बट आपने क्या किया, उसको एक कंडीशन स्टिमुलस क्लैप के फॉर्म में दे दिया. तो यही पावलोव ने समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम अपने रिफ्लेक्सेस को भी कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं. सो नाउ प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसमें स्टार लगाया आप देख सकते हैं.
सो इन्होंने भी डॉग का ही बताया है। जो पेवलव हैं उन्होंने एक सिंपल ऑपरेशन किया अपने डॉग के ऊपर, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक रबर ट्यूब उसके सलाइवरी ग्लैंड से में इंसर्ट कर दी, सो दैट वो सलाइवा का कंटेंट, कितना सलाइवा रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, उसको वो मेजर कर सकें। सो सलाइवरी ग्लैंड माउथ में होते हैं, आपको पता ही होगा, टंग के नीचे वाले एरिया में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड में ये इन्होंने एक रबर ट्यूब इंसर्ट कर दी, सो दैट जितना भी सलाइवा रिलीज हो इन ग्लैंड से वो उस ट्यूब के सहारे एक कहीं कलेक्ट होता रहे। सो हमें ये पता चलेगा कि सलाइवेशन की क्वांटिटी कितनी होती है अगर हम स्टिमुलस चेंज करते हैं। सो जब उन्होंने ऐसा कर दिया, उसके बाद उन्होंने शुरू की प्रिपरेशन में ये किया कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस, जिसको बेल, न्यूट्रल स्टिमुलस क्यों बोल रहे हैं, यही अनकंडीशनड स्टिमुलस है एक्चुअली। इसको न्यूट्रल स्टिमुलस इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द डॉग, it is not at all related, bell is not related, so that is why they are saying that it is a neutral stimulus। तो ये न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो एक छोटे पीरियड के लिए लगाई गई। कैसे, पहले उसको सेकंड स्टिमुलस के फॉर्म पे इसको लगाया गया, सो दैट उसका सलाइवेशन हो। पहले उसको मीट पाउडर दिया गया। मीट पाउडर अनकंडीशनड स्टिमुलस है, क्योंकि मीट पाउडर देख के तो ऑब्वियसली इट विल सलाइवेट, उसका सलाइवा तो निकलेगा। तो मीट पाउडर अनकंडीशनड स्टिमुलस है, जिसको देख के वो सलाइवेट करता था, और जैसे ही वो मीट पाउडर देखता था उसके बाद बेल बजा दी गई। उससे पहले बेल बजाई है, फिर मीट पाउडर दिया है, एंड देन उसका सलाइवेशन चेक किया है। तो ऐसे पहले इन्होंने पेयरिंग किया। पेयरिंग किसको किया, अनकंडीशन स्टिमुलस एंड कंडीशन स्टिमुलस। तो कंडीशन स्टिमुलस इज बेल एंड अनकंडीशन स्टिमुलस इज मीट पाउडर। तो ये दोनों चीज़ों को इन्होंने पेयर कर दिया कि पहले बेल बजेगी, फिर पाउडर मिलेगा, एंड देन सलाइवेशन हो जाएगा उसका, क्योंकि वो मीट पाउडर को देख के सलाइवेशन होता है। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, मीट पाउडर को हटा दिया, और जब भी बेल बजती थी उसका सलाइवेशन शुरू हो जाता था डॉग का, क्योंकि वो धीरे धीरे जब कई बारी ऐसी चीज़ें उसने देखी कि बेल बजती है, देन मीट पाउडर आता है, एंड देन उसको खाना है, जाना है, तो दैट डॉग हैज़ लर्न दिस थिंग कि बेल बजने पर सलाइवेशन होना उसका शुरू हो गया। वो सबकॉन्शियस में ये चीज़ उसने सीख ली कि अब तो मीट पाउडर मिलेगा, तो नहीं देने पर भी उसने वो एक्टिविटी नहीं छोड़ी। इन्होंने ये फ्लो चार्ट से भी बताया, देखिए समझ सकते हैं आप। ये कंडीशन स्टिमुलस बेल, जिसको हम रिप्लेस कर रहे थे फूड से, अनकंडीशन क्योंकि फूड है, फूड से तो सलाइवेशन होता ही है, कंडीशन रेस्पॉन्स जिसे हम कहते हैं, तो ये तो होना ही है फूड को देख के। उसके बाद हमने बेल से इस सलाइवेशन को रिप्लेस कर दिया। सो कंडीशन स्टिमुलस जो होता है ये एक बेसिस हो गया पेवलोव के एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग थी जो हमने किया, जिसमें हमने बेल के थ्रू उसका सलाइवेशन करवाया। जो रेस्कॉर्ला हैं उन्होंने थर्ड ऑर्डर कंडीशनिंग भी इस्टेब्लिश की है करके, मतलब एक के बाद दूसरा इवेंट होगा, दूसरे के बाद तीसरा होगा, और तीसरे पर उसको एक्चुअली चीज़ मिलेगी। नाउ कमिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं जब क्लासिकल कंडीशनिंग की जाती है। फर्स्ट है एक्विजिशन। सो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो एक्विजिशन में है, एक्विजिशन मतलब किसी चीज़ को एक्वायर करना, तो ये एक्विजिशन में टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन स्टिमुलस है, जब हमें रेस्पॉन्स करना है कंडीशन स्टिमुलस से, तो उस पर हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, उस पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पेयरिंग्स जितनी भी होंगी स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस में, तो ये फास्ट हो जाएगी कंडीशनिंग। सो जैसे ही नंबर ऑफ पेयरिंग इंक्रीज होते हैं, इन्होंने लिखा है जो कंडीशन स्टिमुलस जो होता है वो भी उस पर जो रिस्पॉन्स होता है वो भी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सो एज मैनी एज द पेयरिंग ऑफ unconditioned and conditioned stimulus is increased, the strength of response conditioned response is also increased। तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं कहना चाह रही हूँ कि जो कंडीशन स्टिमुलस है और जो अनकंडीशन स्टिमुलस है, इनमें अगर आप पेयरिंग करते हैं
और जितने ज़्यादा आप पेयरिंग करते हैं, नंबर ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलस जितने ज़्यादा आप कनेक्ट कर देते हैं, जो रेस्पॉन्स होता है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। ये पहला फैक्टर था एक्विजिशन में। सेकंड फैक्टर था कि टाइम पीरियड, इंटरवल बिटवीन कंडीशनड एंड अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, स्टिमुलस। कंडीशन एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस के बीच में टाइम गैप कितना होना चाहिए। जैसे कि अभी अनकंडीशनड क्या था, अनकंडीशनड था फूड, और कंडीशनड क्या था, बेल। तो बेल और फूड के बीच में कितने टाइम का गैप होना चाहिए कि वो रेस्पॉन्ड करे, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डॉग है इस केस में। तो इन्होंने बताया कि मैक्सिमल जो टाइम इंटरवल है वो 0.50 सेकेंड्स का दिया हुआ है। 0.50 सेकेंड्स ये मैक्सिमल टाइम है जो दो चीज़ों के बीच में होना चाहिए। बेल बजी, खाना दिया एंड सलाइवेशन हुआ। तो कुछ रिसर्चेस ये भी सजेस्ट करती हैं कि ये लंबा टाइम भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 0.50 सेकेंड्स का ही हो, उससे ज़्यादा टाइम गैप भी चलता है। सो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद योर डॉग्स इफ़ यू हैव पेट्स, यू कैन ट्राई इट एंड डू इट। सो जो लोग डॉग ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। नाउ कमिंग टू अनदर एक्सपेरिमेंट, अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस, ग्राशिया मैकगोवन एंड ग्रीन। इन्होंने 1972 में रैट्स के ऊपर किया था। उन्होंने क्या किया, रैट्स को स्वीट टेस्टिंग लिक्विड दे दिया, वो ड्रिंक था, एक मीठा सा कोई ड्रिंक दे दिया उसको, जो मीठा टेस्ट होता था उस ड्रिंक का, एंड देन उसको एक ड्रग इंजेक्ट कर दिया जिससे उसका स्टमक अपसेट हो जाता था, उसको सिक फील होता था स्टमक में। सो जो रैट्स हैं उनको ये समझ में आया कि जब वो इस मीठे लिक्विड को पीते हैं तो उनको नौशिया होता है, उल्टी आती है और पेट खराब जैसा भी लगने लगता है। एक चाहे वो अब उन लोगों को क्या हो गया, उनमें एवर्जन आ गया, मतलब अब वो डरेंगे रैट्स उसको खाने में, क्योंकि उनको पता चल गया कि जब ये पीता हूँ थोड़ी देर बाद उनको नौशिया होता है। तो इवन इफ दोनों के बीच में 1 घंटे का फ़र्क ही क्यों ना हो, यानी कि जो खाया और जो उसको नौशिया हुआ 1 घंटे बाद ही क्यों ना हुआ हो, तो भी उसमें एवर्जन आ जाएगा। एवर्जन मतलब भागना, उस चीज़ से दूर भागना। एक मार्टिन एंड सेलिगमैन 1972 में उन्होंने भी एक और चीज़ देखा, स्ट्रॉन्ग एवर्जन ह्यूमंस में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जो फूड जब टेस्ट करने पर जब सिक फील होने लगता है, जब कोई चीज़ हमें, मान लीजिए हम चाहते हैं कि कोई किसी की कोई खाने की चीज़ उससे छुड़वानी है, या कोई ऐसी बुरी हैबिट है जो हम छुड़वाना चाहते हैं, तो अगर उसको वो खा के नौशिया फील होता है तो वो इंसान नहीं खाएगा। तो और ये कहाँ कहाँ और अप्लाई की जा सकती है, जैसे फियर्स, इरेशनल फियर जो होते हैं, फोबियाज होते हैं, सेक्सुअल हैंगअप होते हैं, प्रिजुडिस, हॉस्टाइल फीलिंग्स, ये इन सब के ऊपर हम ये वाला एक्सपेरिमेंट क्लासिकल कंडीशनिंग कर सकते हैं। दोनों केसेस में ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन एक्वायर किया जा सकता है। लेकिन ये तब आता है जब हम ये चीज़ें ना रिपीटेडली करते हैं। एक बारी से आपको नहीं लगेगा, कोई चेंज आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हम एक बारी से कोई इंसान उस चीज़ को छोड़ेगा भी नहीं। लेकिन जब उसको हर बारी ऐसे ही होगा, 5-7 बार हो जाएगा, तो रिपीटेड पेयरिंग जब होती है अनकंडीशनल स्टिमुलस अनकंडीशनल स्टिमुलस के ऊपर, तो वो इंसान धीरे धीरे कोरिलेट करने लगता है कि हाँ, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस थिंग, एंड दैट पर्सन लीव्स इट। फिर एक बच्चे का एग्जाम्पल बताया इन्होंने। एक बच्चा है जो एक पेट से खेलना शुरू हो जाता है और पेरेंट्स चाहते हैं कि वो उस पेट को ना छेड़े। तो एक पीछे से बहुत लाउड साउंड, किसी बहुत तेज ट्रक की, जो खतरनाक ट्रक होता है जिसकी आवाज़ सुन के बच्चा डर जाता है, वैसी एक आवाज़ बच्चे को सुनाई देती है जब भी वो पेट के साथ खेलना शुरू करता है। तो वो जो नॉइज़ है वो बहुत डराने वाली है, इसीलिए वो बच्चा अक्सर रोता है और आंसू टपकने लगते हैं उसके जब भी वो उस आवाज़ को सुनता है। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस इसमें क्या हुआ और अनकंडीशनल इमोशनल रेस्पॉन्स क्या हुआ। जो बच्चा डरा है वो अनकंडीशन इमोशनल रेस्पॉन्स है, मतलब ऑब्वियसली कोई आवाज़ आएगी तो बच्चा डरेगा ही, तो वो अनकंडीशनड है। हमने कंडीशन नहीं किया बच्चे को रोने के लिए, वो तो है ही, नेचुरल है कि बच्चा जब डरेगा तो रोएगा।
और अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है? नॉइज। वो किसको देख के रोता है? किसी चीज़ को देख के तो नहीं रोता, वो एक खतरनाक आवाज़ को सुन के रोता है। तो अनकंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन उसका इमोशनल रिस्पॉन्स है। लेकिन हमने उस नॉइज़ को किससे कनेक्ट कर दिया? हमने नॉइज़ को कनेक्ट कर दिया उस पेट से जिसके साथ वो बच्चा खेलता है, उसकी छेड़खानी करता है उस पेट को। तो जब भी वो छेड़खानी करता है उस पेट के साथ और पीछे से अगर ये आवाज़ निकाल दी जाए ट्रक की, तो बच्चा डर जाएगा। एंड कई बार ऐसा करने पर वो बच्चा ये सीख जाएगा कि अब अगर वो उस पेट के पास जाएगा तो वैसे ही खतरनाक आवाज़ें आएंगी, तो इसलिए वो बच्चा भागेगा, अब वो उस पेट के पास नहीं जाएगा। सेम यहाँ पे इन्होंने एक और सेक्सुअल हैंगअप का दिया है कि एक क्लोथिंग को देख के एक बंदा एक्साइट हो जाता है, ऑल बिकॉज दैट पर्सन कुड सीज हिज पार्टनर विद इन द सेम ड्रेस। तो जब वो अपने पार्टनर को उस ड्रेस में देखता है तो उसके अंदर सेक्सुअल अराउजल आने लगता है। तो अब क्या होता है, पार्टनर नहीं भी है तो भी अगर वो उस क्लोथ को देखता है तो उसमें वो चीज़ें आएंगी, बिकॉज ये कंडीशनिंग हो गई है उसकी उस क्लोथ के साथ। तो इट डज हैपन। एंड ये चीज़ें प्रीजडिस एंड हॉस्टिलिटी के ऊपर भी हम क्लासिकल कंडीशनिंग लगा सकते हैं। तो दिस क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू स्टडी इट वेरी वेल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्लासिकल कंडीशनिंग जिसमें हम एक्विजिशन का देख रहे हैं कि कैसे वो कंडीशन स्टिमुलस को हम एक्वायर करवा सकते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे पॉइंट बताए थे। अब हम जा रहे हैं जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट जो इसका प्रिंसिपल है क्लासिकल कंडीशनिंग का, जनरलाइजेशन मतलब कि जब हम एक एक्सपीरियंस को बाकी सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म जब कंडीशनड हो जाता है एक पर्टिकुलर स्टिमुलस से, तो ये देखा गया है कि दैट पर्सन वुड रिएक्ट इन अ सिमिलर वे इफ सिमिलर स्टिमुलस इज गिवन टू दैट पर्सन। अगर वैसी की वैसी उससे मिलती जुलती भी स्टिमुलस अगर मिलती है तो वो इंसान वैसा ही रेस्पॉन्स शो करेगा। जैसे कि इन्होंने बीज, वास्प एंड हॉर्नेट्स के बारे में बताया है। ये तीनों एक ही फैमिली की हैं, लेकिन ये दिखने में अलग होती है, इनकी साउंड भी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है मतलब कि, लेकिन सिमिलर है और ये तीनों एक जैसी मिलती जुलती साउंड प्रोड्यूस करती हैं। सो अगर एक बंदे को इस साउंड वाली किसी इंसेक्ट ने बाइट किया है, देन दैट पर्सन whenever hears similar sound he would be terrified। तो वो उसने चाहे वो फिर बी से चाहे उसको बाइट मिली हो, लेकिन वो वास्प की साउंड पे भी वैसे ही रिएक्ट करेगा, हॉर्नेट्स के साउंड से भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स जनरलाइजेशन हो गया, सबको एक ही खांचे में डाल के देखना वैसा होने लगता है। तो उससे मिलती जुलती भी कुछ स्टिमुलस मिलती है तो सिमिलर मैनर में वो एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन एक और फिनोमेना है जो बिल्कुल ऑपोजिट है जनरलाइजेशन का, क्लासिकल कंडीशनिंग के फ्रेमवर्क के अंदर आता है। सो ये जो एबिलिटी है दो स्टिमुलस को डिस्क्रिमिनेट करने की, और कौन सी स्टिमुलस जो ऑलमोस्ट सिमिलर है वो भी की जा सकती है। वो कैसे होती है, अगर दो सिमिलर चीज़ें हैं और दो सिमिलर स्टिमुलाई हैं, लेकिन एक स्टिमुलाई के होने से रेस्पॉन्स मिलता है और दूसरे के होने से कुछ नहीं मिलता, तो जिस स्टिमुलस के होने से कुछ रेस्पॉन्स आता है वो स्ट्रेंथन होती जाएगी, एंड उसी से सिमिलर स्टिमुलाई के मिलने से अगर कुछ रेस्पॉन्स नहीं आता तो वो वीक होती जाएगी। गेटिंग इट? तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब सेपरेट करना, आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं दो चीज़ों को। नाउ एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस क्या होता है? ये एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, शेंगर एंड क्रेस्टोवनिका 1921 में इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या किया, एक सर्कल यूज़ किया और उसको कंडीशनल स्टिमुलस के फॉर्म में यूज़ किया डॉग को फीड करने से पहले। सो उन्होंने क्या किया, जब भी सर्कल दिया जाता था तो डॉग को खाना मिलता था, और अगर उसको इलिप्स दिखता था डॉग को तो खाना नहीं दिया जाएगा।
तो डॉग हैज़ लर्न वेन एवर ही सीज अ सर्कल ही विल बी फेड, एंड वेन एवर ही सीज अ इलिप्स ही वोंट गेट दी फूड. सो इलिप्स मतलब जो ऐसा थोड़ा ओवल शेप का होता है, ऐसा, नॉट सर्कल. अब मैं आई कैन ड्रॉ, वेट अ मिनट. ओके, सो सर्कल तो आप जानते ही हैं, लेकिन इलिप्स होता है इस तरह का, इस तरह का इलिप्स होता है. ये मुझसे थोड़ा अच्छे से बना नहीं, एक मिनट. ये इलिप्स है और सर्कल तो आपको पता है. सो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जब सर्कल मिलेगा तो फेड किया जाएगा. और अगर इलिप्स मिलेगा, नॉट फेड, खिलाया नहीं जाएगा उसको कुछ भी. ऐसा किया गया. और फिर धीरे धीरे क्या इन्होंने करना शुरू कर दिया, सर्कल, ये जो इलिप्स है इसको मोर सर्कल की तरह बनाने लगे. मतलब थोड़ा चौड़ा, यहाँ से इस एरिया से थोड़ा और मोटा मोटा करते गए और धीरे वो सर्कल से मिलता जुलता बनाना शुरू कर दिया धीरे धीरे. और बहुत धीरे धीरे किया, सो दैट डॉग को पता ना चले कि कब इलिप्स सर्कल में बदल गया. तो जब इलिप्स ऑलमोस्ट राउंड हो गया तो डॉग को बिल्कुल नहीं आइडेंटिफाई कर पाया कि वो सर्कल बन गया है अब, और वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया. कुछ वीक्स के बाद ये हुआ कि डॉग न्यूरोटिक हो गया. यानी कि अब उसको वो सर्कल, मतलब इलिप्स जब होता था तो उसको नहीं मिलता था खाने का, और सर्कल होता था तो मिलता था. अब वो नहीं मिलता, और ये कब सर्कल बन गया, अब नहीं मिलता. अब उसको सर्कल देख के भी यही लगता था नहीं मिलेगा. तो दैट इज कॉल्ड डॉग हैज़ बिकम न्यूरोटिक. ये इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में बताया है कि वो एक ऑब्वियस इलिप्स और सर्कल में भी आइडेंटिफाई करना भूल गया. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूरोटिक हो जाना, कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा अब, क्योंकि धीरे धीरे हमने उसकी शेप चेंज कर दी. एक्सपेरिमेंट में अब वो कभी भी एक्साइट नहीं होता है, ना सर्कल देख के होता है और इलिप्स देख के तो होता ही नहीं था. तो पेवलोव ने इस टर्म को, एबनॉर्मल बिहेवियर को, एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस का नाम दिया. इन्होंने क्या प्रूव करने की कोशिश की है. उन्होंने ये बताया कि ये इसीलिए हुआ है एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस बिकॉज देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी प्रोसेसेस. वो जो इनहिबिटरी एंड एक्साइटेटरी प्रोसेसेस है, मतलब खाने को देखो वो एक्साइट होता था और खाने को नहीं देख के वो इनहिबिशंस में चला जाता था. इन दोनों में बैलेंस बिगड़ गया, जो हम ही ने बिगाड़ा है, उसके नर्वस सिस्टम में बैलेंस बिगड़ गया. तो ही गॉट कन्फ्यूज्ड. अब वो ठीक नहीं हो सकता उस चीज़ के लिए. उन्होंने ये बताया कि जो पर्सनैलिटी होती है उसमें भी ऐसा हो जाता है. नर्वस सिस्टम पे हम ऐसा किसी की पर्सनैलिटी के ऊपर भी हम ऐसा काम कर सकते हैं. तो ये न्यूरोसिस है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे सोलली डिपेंड नहीं करता. हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. कॉन्ट्राडिक्टरी स्टिमुलाई जो होती हैं उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स हमेशा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते. उनका जो एक्सपेरिमेंटल था, एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस के लिए, उसने ये बताया कि डॉग्स की डिफरेंट पर्सनैलिटी होती हैं एंड डॉग्स डिफरेंट लेवल पे ससेप्टिबल होते हैं इस चीज़ के लिए. लाइक डिफरेंट डॉग्स विल रिएक्ट इन अ डिफरेंट वेज whenever we will try to do this experiment on dogs. So different dogs will act differently. अब है एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी. एक्सटिंक्शन का मतलब होता है जैसे कि जब हमने कंडीशन स्टिमुलस के साथ अटैच कर दिया था तब वो क्या हो रहा था, उसको हमेशा कुछ ना कुछ मिल रहा था. कंडीशन स्टिमुलस के बाद उसको वो चीज़ें मिलती थी जो उसको चाहिए होती थी डॉग को. लाइक फूड मिल जाता था, बेल बजने पर फूड मिलने लगा, तो नहीं सलाइवेशन होने लगा, सॉरी. अब अगर हम कंडीशन स्टिमुलस के बाद अनकंडीशन स्टिमुलस नहीं देते तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी कि वो जो रेस्पॉन्स है वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे. यानी पहले हम क्या करते थे, बेल बजाते थे, बेल के बाद हम उसको खाना दिखाते थे एंड उसका सलाइवेशन होता था. तो बेल वॉज कंडीशन स्टिमुलस, फूड वॉज अनकंडीशन स्टिमुलस एंड सलाइवेशन वॉज अनकंडीशन रेस्पॉन्स. हमने फिर धीरे धीरे क्या किया था,
हम कंडीशन स्टिमुलस रखे रहे एंड अनकंडीशन रिस्पॉन्स हमें मिलता रहा। बेल बजाते थे, उसका सलाइवेशन होता था, हमने खाना गायब कर दिया। बट इन्होंने ये बोला है व्हेन अ कंडीशन स्टिमुलस इज रिपीटेडली प्रेजेंटेड बट इज नेवर फॉलोड बाय अनकंडीशन स्टिमुलस with which it was formally associated, its ability to elicit conditioned response gradually decreases and may fade completely। यानी कि अगर बेल बजाई गई और आपने खाना नहीं दिखाया उसको और उसको कुछ टाइम तक तो सलाइवेशन होगा, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टाइम तक ये काम किया तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी चीज़। वो जो कंडीशन रेस्पॉन्स हमने सिखाया था सलाइवेशन का वो छोड़ देगा। तो यानी कि जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स को भी ये ज़रूरी है, बेल बजने पे वो भौंकता है, घर के दरवाजे पे बेल बजती है और वो बाहर तक भी जाएगा डॉग, आपने सिखाया तो। लेकिन अगर आपने उसको खाने को नहीं दिया तो वो समझ जाएगा कि भाई उल्लू बनाया जा रहा है, आप तो ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगी वो वाली एक्टिविटी। तो डॉग्स को जब हम कुछ सिखाते हैं तो उसको खाने के लिए चीज़ें देते हैं, फिर धीरे धीरे वो समझ जाता है कि उसका टाइम टेबल क्या है। सो दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू थिंक एंड डिस्कस। लेट्स मूव ऑन। अगेन, अगर सेम एक्सटिंग्विश्ड स्टिमुलस जो था उसका, यानी कि जो सलाइवेशन होता था, उसको दोबारा लाने के लिए हमें दोबारा यही सेम चीज़ हम इवोक भी कर सकते हैं, जगा सकते हैं उसके अंदर। दिस इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। यानी उसको कुछ सिखाया गया था, वो भूल गया, अब आप दोबारा सिखा सकते हो उसको और वो जल्दी सीख जाएगा। उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। सो यूजलेस रिएक्शंस से हम इस तरह से अपने आप को छुटकारा पा सकते हैं। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशंस। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये बहुत यूज़फुल है बिहेवियर मॉडिफिकेशन में। जब हमें किसी का बिहेवियर चेंज करना है, ख़ास तौर से न्यूरोसिस एंड फोबियाज, उनको चेंज करना है, तब हम इसको क्लासिकल कंडीशनिंग को यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कुछ जो टेक्निक्स हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं वो है फ्लडिंग यूज़ होती है फोबियाज में, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लडिंग में हम जिस चीज़ से इंसान को डर है उसको बार बार वो चीज़ दिखाते हैं, कभी थोड़ा दिखाते हैं, फिर थोड़ा और ज़्यादा दिखाते हैं, फिर थोड़ा और ज़्यादा दिखाते हैं, ऐसे करके। तो वो इंसान अपने आप ही यूज्ड टू हो जाता है एंड वो जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन इसमें लगता है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैंने कवर किया है वीडियोस में। यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। ये हम डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। तो ये सक्सेसफुली डील कर सकते हैं इस टेक्निक से, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में, माल एडेप्टिव बिहेवियर्स में, एग्जामिनेशन एंग्जाइटी, फोबियाज, नाइटमेयर्स, स्टटरिंग, डिप्रेशन, देन ऑब्सेशन, इम्पोटेंस, एनोरेक्सिया नर्वोसा, इन सारी चीज़ों में हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन यूज़ कर सकते हैं। नाउ प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है? सो पेवलोव के जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे वो एडिक्शन जब किसी को होता है उस पर भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। लाइक एल्कोहलिक्स होते हैं या निकोटीन एडिक्शंस होते हैं, जिनको ड्रग अब्यूज़ वाले केसेस होते हैं, उन पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्यों करते हैं, ड्रग क्यों लेते हैं या फिर अल्कोहलिज्म क्यों होता है? वो इसीलिए होता है बिकॉज दे हैव प्लेजरेबल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। इनका बहुत ज़्यादा आनंद आता है लेने के बाद, बहुत टॉप ऑफ द स्काई फील करते हैं, दैट इज़ वाई दे डू इट। तो ये अनकंडीशन स्टिमुली है। अनकंडीशन स्टिमुली क्या है? ये जो प्लेजर वगैरह मिलता है। और जो टेस्ट है ये कंडीशन स्टिमुली है। मतलब कि कंडीशन क्यों बोल रहे हैं, यानी कि अगर सपोज आपके पास आप ड्रग नहीं दे रहे हैं लेकिन उसके टेस्ट वाली चीज़ दे रहे हैं, तो भी वो इंसान ये सोचेगा उसको टेस्ट करके अब मुझे प्लेजर मिलेगा। तो प्लेजर इज अनकंडीशन स्टिमुलाई, इसी के लिए तो कर रहे हैं वो। जब भी अगर हमें इस चीज़ को इंजेस्ट करने से स्टॉप करना है तो पहले ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, कैसे ट्रीट करते थे? हम इसको एडिक्शन को छुड़ाने के लिए कोई चीज़ खिला देते थे जिससे उसको वॉमिटिंग हो जाती थी। या फिर हम उसको वो चीज़ से सामना ही नहीं करने देते थे, उसके सामने नज़रों के सामने ही नहीं लाते थे उस चीज़ को। तो इससे क्या हुआ, जब भी उसकी आंखों के सामने वो चीज़ आती थी, यानी कि ये निकोटीन एंड अल्कोहल वगैरह आते थे जिससे प्लेजर फील होता था, तो वो फिर से शुरू हो जाता था। अब हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि वो उसको देख के भी ना, खुद से ही ना यूज़ करे। तो एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, उसके टेस्ट
और अनकंडीशन प्लेजरेबल इफेक्ट जो है ये एसोसिएट कर दें तो हम क्या करेंगे, उसके जो टेस्ट है निकोटीन एंड अल्कोहल का, वो तो कंडीशन रेस्पॉन्स है, क्योंकि और इसको हमने पेयर कर दिया है न्यू अनप्लीसेंट इफेक्ट से, नोशिया एंड वॉमिटिंग। मतलब कि जैसे ही उस टेस्ट की चीज़ को ये टेस्ट करेगा उसको वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगी। यानी हमने अब अल्कोहल एंड निकोटीन के टेस्ट को नोशिया से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही वो ये इन चीज़ों इससे मिलती जुलती कोई भी टेस्ट करेगा चीज़, वो डर जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे नोशिया एंड वॉमिटिंग होगा। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एवर्जन आ जाता है उसका। सो जो रिजल्ट हैं नेगेटिव एवर्जन के इन सब्सटेंसेस के साथ वो बहुत यूज़फुल है। इन्होंने बताया भी है कि जो अल्कोहलिक मैन होते हैं या फिर यंग चेन स्मोकिंग एडोलेसेंट्स होते हैं, उनको ये एपोमॉर्फिन दिया जाता है, इसको पेयर कर दिया जाता है अल्कोहल या निकोटीन के साथ। जब ऐसा किया जाता है तो ये जो एपोमॉर्फिन है ये एक सीवियर फीलिंग कॉज करता है नोशिया एंड वॉमिटिंग का। जब नोशिया एंड वॉमिटिंग आती है इसको लेने के बाद, तो ये सारे जितने भी एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो ज़िंदगी भर के लिए इंसान छोड़ देता है। इस तरह की जो टेक्निक है जिसमें एवर्जन होता है उसको बोलते हैं काउंटर कंडीशनिंग। So counter conditioning is when your response to stimuli is negative instead of positive, then it is called counter conditioning. So जो ये थेरेपी है it is based on the principle of counter conditioning, और इसको एवर्जन थेरेपी भी कहते हैं। So aversion therapy is when a person acts opposite. इवेल्युएशन की बात करें तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है ये एप्लीकेबल है बहुत सारे साइकोपैथोलॉजीज में, बट इसमें कुछ और भी एस्पेक्ट हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सनैलिटी के नंबर ऑफ एस्पेक्ट होते हैं। मतलब पर्सनैलिटी कोई एक ही ट्रेट की तो होती नहीं है, बहुत सारे ट्रेट्स की होती है। तो हम पूरी की पूरी पर्सनैलिटी ह्यूमन बीइंग की एक्सप्लेन नहीं कर पाते इस थ्योरी से। और अब ज़्यादातर ये ना एनिमल्स पे कंडक्ट की गई है, तो ये डाउटफुल है कि क्या हम उसी चीज़ को ह्यूमन बीइंग्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू नीड टू कंसिडर व्हाइल यू आर राइटिंग अबाउट इवेल्युएशन. So whether it is applicable on humans also, since it has been applied on animals. Second is personality is a group of several traits. So would it be useful to explain the total personality of a human being? These are the 2 points which you can write in evaluation. So friends, this was the subtopic of unit 3. I hope my videos are useful to you. This topic is damn important from the point of view of examination. So please do take care and do not forget to subscribe, share my videos with rest of the students. Thanks for watching. Take care. Bye bye.